आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में एडवाइजरी काउंसिल बनने जा रही है। हालांकि शुरुआत में जब मैंने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को ठीक से नहीं पढ़ा था तो मुझे भी लगा था शायद एडवाइजरी काउंसिल जैसी कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं। लेकिन उसके बाद जब मैंने तमाम कानूनी प्रावधान पढ़े और उसमें ये पढ़ा कि पुडुचेरी के जिस तरह पुडुचेरी बनी है वही यूनियन टेरिटरी का एक्ट, उसमें जो कुछ प्रावधान हैं वो प्रावधान जम्मू कश्मीर पर भी एप्लीकेबल होते हैं। उसमें पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी भी है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट करके एडवाइजरी काउंसिल के लिए कोई प्रावधान क्रिएट करे। शायद वजह यह है कि दिल्ली में भी अब ये समझ बात पहुंचने लगी है कि बाबू शाही में आम लोगों की बात दब रही है और बात पहुंच ही नहीं रही है। पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेता सुनील शर्मा मेरे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये जनता के प्रतिनिधि हैं, इन्हें कितनी दिक्कतों और परेशानियों का सामना इस बाबूशाही में करना पड़ रहा है। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हाशमी साहब। सबसे पहले तो ये कि आप एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं जो रियासत जम्मू कश्मीर का सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। बहुत एक लंबे अरसे के बाद एक डेवलपमेंट वहाँ देखने को मिली कि रोड के ऊपर जो है वो काम एक लंबे समय के बाद मैकडेमाइजेशन का, ब्लैक टॉपिंग का शुरू हुआ है। पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये ब्लैक टॉपिंग का काम बटोत से लेके पूरा किश्तवाड़ तक होगा या ये पैचेस में काम होगा? हाशमी साहब, चूँकि जैसे आपने बताया कि किश्तवाड़ बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। टफ टीरन होने की वजह से मैं सिर्फ किश्तवाड़ को नहीं, मैं इन तीनों ज़िलों को बैकवर्ड मैं ही अभी मानता हूँ, चाहे डोडा है, किश्तवाड़ है और रामबन है। तो इन तीनों ज़िलों को एक बहुत ही अहम सड़क जिसको हम बटोत किश्तवाड़ सड़क कहते हैं, बहुत ही जिसे कहेंगे हम खस्ता हालत में पीछे काफ़ी सालों से है। हमारी सरकार में इसके 2 प्रोग्राम्स बने थे, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में मैंने तब मैं चूँकि मैं खुद भी R&B में था तो इमीडिएट इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए 100 करोड़ रुपए का एक पैकेज सेंक्शन करा के इसको थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट कराई थी। उसमें चाहे ब्लैक टॉपिंग हो, उसमें चाहे कोई वॉलिंग वगैरह हो, वो करवाया था। लेकिन मीनवाइल एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 4 लेनिंग का इसमें हमने अप्रूव करवाया था, जो चिनैनी सूद महादेव तक एक पैकेज है, दूसरा पैकेज सूद महादेव मरमट टनल है और थर्ड पैकेज इसका मरमट टू किश्तवाड़ है। फोर्थ वहाँ से फिर अच्छा बल वहाँ अनंतनाग के लिए जाता है। इन तीनों पैकेजेस पे पैसा सेंक्शन हुआ। जो चिनैनी से सूद महादेव का 4 लेनिंग का है उसमें इस वक्त काम चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो टनल का पार्ट है, जो 2 ट्यूब्स बननी है, 1800 करोड़ का और 2200 करोड़ का, मींस 4000 करोड़ का वो पैकेज है 2 ट्यूब्स का टनल का। वो इस वक्त टेंडरिंग प्रोसेस में है। बहुत सारी कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज उसमें टेंडरिंग कर रहे हैं। एंड थर्ड जो पैकेज है उसकी सर्वे कंप्लीट हो चुकी है। तो इस प्रकार से लॉन्ग टर्म पैकेज, जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लंबे समय के लिए हमारे लिए 4 लेनिंग बने, ये एक हमारा एक प्रोग्राम था। तो दोनों साथ साथ हमने चलाए। लेकिन जो हमने ब्लैक टॉपिंग की या इम्प्रूवमेंट की थी, अभी फिर चूँकि हमारा पहाड़ी एरिया है तो वहाँ दोबारा से लैंडस्लाइडिंग, बारिश, बर्फ़ की वजह से रेगुलर रोड डैमेज होते रहते हैं। तो अभी फिर वही उसी कंडीशन में है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मॉर्थ का, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ का, कि उस 100 करोड़ के पैकेज के अलावा भी अभी दोबारा से इसको जहाँ जहाँ पे वो रोड ख़राब है उस रोड को ब्लैक टॉपिंग इम्प्रूव करने के लिए काम चल रहा है। और साथ साथ 4 लेनिंग का भी काम चल रहा है। ये सारा बटोत से लेके किश्तवाड़ तक पूरा ब्लैक टॉप नहीं लगता है मुझे होगा। ये जहाँ पे ऐसे पैचेस हैं जो ख़राब हो चुके हैं, काफ़ी जगह पे अभी ब्लैक टॉपिंग अच्छी है, उसको अवॉइड करके बाकी को एक करेंगे अभी। जैसे आपने सूद महादेव की बात की, वहाँ से जो टनल बनने वाला है सुनील जी, कब तक वो बनेगा? क्योंकि डोडा में मेडिकल कॉलेज भी अब आपके बन चुका है, किश्तवाड़ में आप एयर स्ट्रिप बना रहे हैं, एयरफील्ड बनाने जा रहे हैं, तो इतनी सारी डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो होने जा रही है। लेकिन अगर रोड ही ठीक नहीं होगी तो मुझे लगता है ये सारी की सारी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ये ज़ाया हो जाएगी। तो कब तक आपको लगता है कि जो सूद महादेव से टनल बनने वाला है, जो लगभग आधे से ज़्यादा परेशानी जो इस पूरे इलाके की ख़त्म करेगा?
मुझे लगता है कि जो चनैनी सूद महादेव है, बड़ी स्पीडी वार फुटिंग लेवल पे उस पर काम चल रहा है। जो सूद महादेव मरमत टनल, वो एक मेन काम है इसका, जो टनल बनना है, और उसमें टेंडरिंग इस वक्त हो रही है। हाशमी साहब, आप खुद जान रहे हैं, जो ये कोरोना कोविड की वजह से सारी स्पीड कम हुई है सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें भी उसको थोड़ा सा बैकफुट पे लाया होगा, वरना अभी तक 1-1.5 महीने में इसका टेंडरिंग सारा कंप्लीट होना था और इस पे काम होना था। अब कोविड की वजह से ये किस स्पीड में चल रहा है उससे मुझे नामालूम है, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि अभी इसकी फिक्स टाइम क्या है, लेकिन जिस प्रकार से थोड़ी बहुत जो जानकारी है मुझे ये बताया गया है कि जुलाई तक इसकी टेंडरिंग का काम है, और उसके बाद वो जो उसमें रेट्स वगैरह फाइनल करने होते हैं किसी कंपनी के साथ, वो होगा। और मुझे लगता है कि अगर सारा ठीक चला, बाय एंड ऑफ दिस ईयर वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा टनल का। और साथ साथ सिर्फ ये नहीं कि टनल का काम खत्म होगा देन वहाँ से आगे होगा, साथ साथ आगे जो पैच है इसका मरमत टू किश्तवाड़, उसका भी सर्वे कंप्लीट हुआ है, वो भी आगे टेंडरिंग में जाने वाला है। तो ले दे के मुझे लगता है कि 2-4-5 साल के बाद हम ये कह सकते हैं कि यहाँ चनैनी से लेके हमें किश्तवाड़ तक बहुत ही सुंदर रोड मिलेगा। तब तक हमें इसी रोड पे गुजारा करना पड़ेगा। सुनील जी, थोड़ा दुख होता है कि सूद महादेव और मानतलाई, ये दो, एक तो हिंदुओं के लिए आस्था के केंद्र हैं, दूसरा भगवान शिव की बारात की अगर बात की जाए तो उस हिसाब से तो और भी महत्व बढ़ जाता है इन दोनों जगहों का। क्या वजह 2014 तक नहीं बल्कि 2019 तक किसी को ख्याल नहीं आया कि 4 लेन रोड होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े तादाद में श्रद्धालु इन दोनों स्थानों पर जाएंगे जब इनको पता चलेगा कि मानतलाई का और सूद महादेव का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। दुख होता है कि इससे पहले सरकारों ने इसका ख्याल क्यों नहीं किया कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट जो है, हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, और इसके लिए 4 लेन रोड नहीं बन सकी। बहुत अच्छा प्रश्न है हाशमी साहब। पिछली सरकारों ने जो किया है वो सब आप बार बार बखान तो करते ही रहते हैं, मैं दोबारा से उस पर कोई लाइट नहीं डालना चाहूँगा। ये केवल हिंदुओं की आस्था का सवाल नहीं है, एक इंसानियत का भी सवाल है, एक मानवता का भी सवाल है। सबसे बड़ा धर्म हम मानवता का जो मानते हैं, इंसानियत का मानते हैं, उसके नाते भी रोड तो हर इंसान के लिए, वो केवल हिंदू के लिए नहीं है। ठीक है, वहाँ पे हमारे श्रद्धा के केंद्र है, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस श्रद्धा के केंद्र के साथ साथ उस रोड पे हर कोई चलेगा, वो कोई भी इंसान क्रॉस द रिलीजियस लाइन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जो भी सरकारें रही है उन्होंने केवल एक धर्म को नहीं, इंसानियत के धर्म के साथ भी खिलवाड़ किया है, आज तक उस तरफ ध्यान नहीं दिया। ये 2014 से ही हमारी सरकार ने इस पे फोकस किया, चूंकि हाशमी साहब आप खुद जानते हैं इसमें समय लगता है, सारी स्टडी करने में, सर्वे करने में समय लगता है, बहुत समय लगता है, जियोलॉजिकल सर्वे, बाकी चीज़ें, उसके बाद इसकी पूरी डीपीआर तैयार होती है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसे कहते हैं, देन इसका एक टेंडरिंग का प्रोसेस है, और वो भी मैंने कहा कि 3 पैकेजेस में चल रहा है। एक पैकेज टेंडर हो गया, काम चल रहा है, दूसरे का सर्वे होके टेंडरिंग में है, और तीसरे का सर्वे कंप्लीशन पे है। तो सुनील जी, आप बात करते हैं एडवाइजरी काउंसिल की। क्या आपको लग रहा है कि एडवाइजरी काउंसिल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जनप्रतिनिधि यानी आप आम लोगों के नुमाइंदा हैं, शिकायतें ये आ रही कि बाबू लोग आम लोगों की बात सुन ही नहीं रहे हैं, और यहाँ तक हालात अब ख़राब हो चुके हैं कि जो एक्स मिनिस्टर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उनकी तक बात सुनी नहीं जा रही। वो अगर जनता का कोई अहम मसला लेकर भी बाबुओं के पास जा रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे, दफ्तर में मिल नहीं रहे। तो क्या इस तरह की दिक्कतें आपको भी आ रही हैं, और आपको भी लग रहा है कि एडवाइजरी काउंसिल या जनप्रतिनिधियों का इसमें कोई रोल होना चाहिए? जुनैद साहब, इसमें कोई शक नहीं, जो लोकतंत्र की आत्मा होती है, जिसे जमहूरियत की रूह कहते हैं, सोल ऑफ द डेमोक्रेसी, वो पॉपुलर गवर्नमेंट में ही रहती है, इसमें कोई शक नहीं। संविधान ने वो प्रावधान भी दिए हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो फिर पूरी 29 स्टेट्स में ही गवर्नर रूल होता, या राष्ट्रपति शासन होता, या बाबुओं का शासन होता। तो संविधान निर्माताओं ने सारी चीज़ों का चिंतन करते हुए, विश्लेषण करते हुए एक पॉपुलर गवर्नमेंट का एक प्रावधान रखा है, रिप्रेजेंटेटिव्स का, प्रतिनिधियों का प्रावधान रखा है, जिसमें एक आम आदमी की एक बहुत ही आसान पहुंच होती है, इजी अप्रोच होती है। तो जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पे भी चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से देखते हैं
अभी जो साल 2 साल पहले जो घटनाएं यहाँ पे घटी, वो उस वक़्त की चुनी हुई सरकार के समय कोई संभव नहीं थी। 370 हटाना, 35 हटाना, या यहाँ पे जितनी भी रीऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ें हुई तो वो संभव नहीं थी, इसलिए वो सरकार भी तोड़नी पड़ी, और जो घटनाएं घटी वो उसके बाद ही हुई। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो आम समस्याएं वो प्रतिनिधियों के द्वारा ही संभव होती हैं, पॉपुलर गवर्नमेंट के द्वारा ही संभव होती है, बाबुओं के साथ नहीं। और वो 2 सालों से भी हम देख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो लोगों की समस्याएं वो पूर्ण रूप से इस वक्त हल नहीं हो पा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब खुद एक ईमानदार आदमी है, वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीचे का जो तंत्र है, जो एक सेटअप है, वो केवल एक कागज़ों पे ही चीज़ों को घुमाता रहता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ही घुमाता रहता है। केंद्र बहुत योजनाएं चला रहा है, आदरणीय मोदी जी बहुत पैसा दे रहा है, जो ग्राउंड पे पहुंचने के लिए जो तंत्र एक बना हुआ है वो जनप्रतिनिधियों के अलावा संभव नहीं है। और इसके लिए चाहे चुनाव हो या जिस भी प्रकार का केंद्र हमारा फैसला करता है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही आवश्यक है। बाबुओं पे निर्भर नहीं रहा जा सकता है। सुनील जी, डिलिमिटेशन का काम तो अभी शुरू हुआ है, इसको पूरा 1 साल लगेगा। उसके बाद अगर चुनाव भी करवाने हो तो मई 2022 या जून जुलाई तक चुनाव हो सकते हैं, या उसके बाद भी हो सकते हैं। चुनावों से पहले क्या आपको, मतलब आपकी राय क्या है, क्या होना चाहिए? क्या एडवाइजरी काउंसिल होनी चाहिए, या गवर्नर के एडवाइज़र जो हैं वो बजाय बाबुओं के उन लोगों को बनाया जाना चाहिए जो जनप्रतिनिधि हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से हो? आपकी राय अपनी क्या है इस मामले में? देखिए जुनैद साहब, जो भी पॉलिटिशियन होता है, जो जनप्रतिनिधि होता है, वो इस बात में ज़्यादा विश्वास रखता है कि मैं चुन के आऊँ, लोगों का मैंडेट मुझे हो, जिसे हम लेजिटिमेट भी कहेंगे, उसमें लेजिटिमेसी भी होती है। तो एक बहुत ही एक सुंदर प्रक्रिया है कि यदि चुनाव होके जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, किसी भी पार्टी से आएँ और लोगों की सेवा करें, तो उसमें एक ज़्यादा लेजिटिमेसी रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आपने डिलिमिटेशन की बात की, डिलिमिटेशन में कोई लंबा समय नहीं लग सकता है। मुझे लगता है कि जिस स्पीड से इस कमीशन ने अभी काम करना शुरू किया है, रिप्रेजेंटेटिव्स को भी उन्होंने सिलेक्ट किया है, या जो वो अभी जो पेपर वर्क्स तैयार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगले साल तक चुनाव बहुत आसानी से हो सकते हैं। मई 22 तो बहुत दूर है, अगर 22 जुलाई वो शुरू करते हैं तो मार्च तक मुझे लगता है कि इसकी रिपोर्ट ईजिली आ सकती है, और 21 के इस समय तक तो सरकार बन भी सकती है, उसमें ज़्यादा एक ताकत रहेगी। लेकिन फिर भी जो बड़े बड़े कानूनविद हैं, जो बड़े बड़े विश्लेषक हैं, जो बड़े बड़े चिंतक हैं, उन्होंने भी सोचा होगा। मैं इस बात पर बहुत पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि जो हमारा केंद्र है, जो बड़े बड़े इस वक्त अधिकारी इस वक्त जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं दिल्ली से, उन्होंने जो भी सोचा होगा बहुत ही सोच समझ के सोचा होगा। जहाँ तक हमारी राय है कि चुनाव भी जल्दी होने चाहिए, और डिलिमिटेशन जो शुरू हुई है इसका काम पूर्ण होके चुनाव होके एक पॉपुलर गवर्नमेंट आए जो यहाँ की लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करे। आपने पॉपुलर गवर्नमेंट की बात की, लेकिन अभी जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, खुद आपने कहा कि गवर्नमेंट के गिरने के बाद भी अब लगभग 2 साल के करीब होने लगे हैं, लोगों को अलग अलग तरह की परेशानियों का सामना है। क्या आपको लगता है कि लोग इतना लंबा इंतज़ार कर सकते हैं 1 साल और 1 साल के बाद भी डिलिमिटेशन का जब काम खत्म होगा उसके बाद भी हो सकता है 6 महीने और लग जाएं? क्या आपको लगता है कि लोग इतना इंतज़ार करेंगे, और आप पर कितना पब्लिक प्रेशर है वो भी जानना चाहूँगा, क्योंकि लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसे देखते हैं कि जी इनकी तो सरकार है, ये जो चाहे वो करवा सकते हैं। तो वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रियलिटी क्या है, पब्लिक प्रेशर कितना ज़्यादा आप लोगों के ऊपर है, और अगर ये 1 साल तक आपको और इंतज़ार करना पड़ा तो कितनी परेशानी आपकी बढ़ सकती है? जुनैद साहब, पहले तो ये मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रत्यक्ष सरकार यहाँ पे नहीं है। इस बात को मैं पूर्णतः मतलब सहमत हूँ इस बात से कि कोई सरकार नहीं है। जितना एक भारतीय जनता पार्टी एमएलए का एक प्रोटोकॉल है या जितनी सुनवाई है, वैसे ही सब पार्टी के नेताओं की है। ऐसा नहीं कि हमें कोई स्पेशल स्टेटस है या स्पेशल कोई हमें वो ध्यान मिलता है बाबुओं की तरफ से या ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो आपने पब्लिक प्रेशर की बात की,
पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस प्रकार के काम होने चाहिए थे वो संभव ही नहीं है। वो उस प्रकार की बनावट एक ऑफिसर की होती नहीं है। ऑफिसर अपने स्टाइल से काम करने वाला इंसान होता है, टेबल पे कागज़ चलाने वाला होता है, और टेबल पे कागज़ चला के ही सारी ग्राउंड की समस्याएं नहीं होती हैं, समस्याएं मतलब हल नहीं होती हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जितने भी छोटे छोटे काम पाइपलाइन में हमने रखे हुए थे, जो पाइपलाइन में हैं इस वक्त भी, वो उस गति से, उस स्पीड से नहीं हो पा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली पब्लिक प्रेशर है। और जो रूटीन लाइफ की, जो डे टू डे लाइफ की समस्याएं होती है, वो भी उस प्रकार से एड्रेस नहीं हो रही है। और मैं कहता हूं कि कोई भी ब्यूरोक्रेट आए, कोई भी कितना भी वो काम करने वाला हो, उसके लिए ये संभव ही नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। तो जिस वजह से हमें पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और जिस प्रकार से आपने कहा कि क्या 1 साल तक लोग इसको टॉलरेट कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। देयर इज़ नो एनी अदर ऑप्शन अवेलेबल फॉर पब्लिक। वेट तो करना पड़ेगा। जिस प्रकार से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, रीऑर्गेनाइजेशन में डिलिमिटेशन होना है, डिलिमिटेशन के बाद ही ये सरकार बननी है। लेकिन सुनील जी, क्या अगर केंद्र कोई एडवाइजरी काउंसिल का, जो सुनने में चर्चा चारों तरफ हो रही है कि एडवाइजरी काउंसिल एक बनेगी, एडवाइजरी काउंसिल नहीं, लेकिन अगर वो गवर्नर के ही एडवाइजरों को बदल के आप लोगों को एडवाइजर बनाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं, या आपको लगता है कि एडवाइजर बनना मतलब वो अब या आपको लगता है कि एडवाइजर बनना ठीक नहीं है? देखिए, हम लोग कोई वैसे वो मोहर लगा के नहीं आए कि हम ही वो काबिल लोग हैं और हम ही कर सकते हैं। लेकिन एडवाइजर्स को पब्लिक मैन होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। एडवाइजर शुड बी पब्लिक मैन। उसे पब्लिक की ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना चाहिए। एडवाइजर भी यदि ब्यूरोक्रेट की ही तर्ज पे चले तो फिर कोई वो औचित्य नहीं बनता है। यदि केंद्र की सरकार या केंद्र, जिस प्रकार से आप कहते हैं कि कोई चर्चा हो रही है, हमारी नॉलेज से बाहर है, हमारे ज्ञान में नहीं है ऐसा कि कोई चर्चा हो रही है, यदि वो ऐसा सोच रहे होंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी इंसान आए उसको सेवा करनी चाहिए लोगों की। और जिस प्रकार की इस वक्त सर्कमस्टांसेस हैं, जिस प्रकार से इस वक्त की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के मद्देनज़र एक किसी भी एडवाइज़र हो या किसी भी प्रकार का वो एक सर्विस देने वाला, सेवा देने वाला कोई भी अधिकारी हो, उसको इस वक्त लोगों के बीच में जाके, जो एक 2 सालों से गैप पड़ा हुआ है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को लेके, उसको एड्रेस करके मुझे लगता है कि करना चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए। कोविड के चलते कितनी परेशानियां आपको आई अपने लोगों से कि जी पास नहीं मिल रहे, डीसी के ऑफिस में जा रहे हैं वहां से पास नहीं मिल रहे, डेवकॉम के दफ्तर में तक पहुंच रहे हैं, पास नहीं मिल रहे, ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा, फोन कर रहे हैं, फोन कोई सुन के राजी नहीं। क्या ये सब दिक्कतें आपके लोगों को भी आई, और इसके चलते कितनी ज्यादा शिकायतें लोगों की आपने सुनी? कोविड को लेके मुझे लगता है कि चूंकि किश्तवाड़, आप भी हमारे एरिया से बिलोंग करते हैं, डोडा से, मैक्सिमम सर्दियों में हमारे लोग, मैक्सिमम लोग जम्मू की तरफ आते हैं या जम्मू से बाहर जाते हैं। ये एक सडन डिजीज़ उत्पन्न हुई, पैदा हुई। इसका कोई प्लानिंग नहीं था, ना ही सरकार के पास था और ना ही किसी आम इंसान के पास था। तो इसमें जो ही इतनी बड़ी लेवल पे ये जो महामारी आई, ये जो बीमारी आई, एक अचानक आई, सडन आई, तो कहीं न कहीं दिक्कतें भी उससे 4 गुना ज़्यादा आई। और प्रिपरेशन नहीं थी सरकार की, तो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आई। लेकिन कुछ हद तक डीसी ऑफिस में सुनवाई हुई, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे भी डेली, मैं कहता हूँ डेली, मेरा अगर फ़ोन चेक करेंगे तो डेली जम्मू डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से 3-4 पासेस मुझे भी बनवाने पड़ते हैं अपने लोगों के लिए, डोडा किश्तवाड़ के लोगों के लिए। तो समस्याएं तो है, एक प्रॉपर मैनर में जो होना चाहिए था, जैसे जिस प्रकार से इन्होंने हेल्पलाइन नंबर्स दिए थे, जिस प्रकार से इन्होंने ई पास की घोषणा की थी, उस पर काम नहीं हुआ प्रॉपरली। ये तो आम लोगों को, वरना हमें अप्रोच करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आज तो
इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का सारा महत्व है, तो वहीं से घर बैठे बैठे मिलना चाहिए, वो नहीं हो पाया। इसलिए हमें बीच में आके फ़ोन करके गुजारिशें कर करके वो बनाने पड़े। ये समस्या अभी तक भी नहीं हल हो पाई, हालांकि 2-2.5 महीने हुए। अब तो बिल्कुल ही स्मूथ चलना चाहिए, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये भी, इसको भी मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अगर रिप्रेजेंटेटिव्स होते तो वो और इसको सुचारू रूप से अच्छा चलाते। ऑफिसर्स के दम पे इतना ही चल सकता है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ये कर नहीं सकते हैं। सुनिए, जैसे आपने कहा कि ऑफिसर से इतना ही चलता है, कितने दरवाजे ऐसे हैं जिनको आपने भी खटखटाया और आपकी भी सुनवाई वहां पर नहीं हुई? हालांकि आप एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी में एक इंपॉर्टेंट मेंबर हैं और आने वाले समय में दोबारा जब कभी भी यहाँ राजनीतिक कोई समीकरण बनते हैं उसमें आपका एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। तो आपकी भी कहाँ पर सुनवाई नहीं हुई जहां आपको भी अफसोस हुआ कि भाई हम तो कम से कम मंत्री रहे हैं, प्रोटोकॉल के हिसाब से तो कम से कम हमारी सुनवाई होनी चाहिए और हमारा कॉन्टिन्यूस जनता के साथ जो है एक इंटरेक्शन रहता है, तो हम तो बात पहुंचाने वाले हैं? हाशमी साहब, मैं बड़ी ही गरिमा का पालन करता हूं। दरवाजे जो खटखटाए हमने और जहां से हमें कोई वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो तो दिल के अंदर ही है, क्योंकि राजनीति में है, ऐसे क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र में, और वैसे भी मैं एज ए इंडिविजुअल मैं इन गरिमाओं का बहुत पालन करता हूँ। आपने देखा होगा जब भी मैं बोलता हूँ तो मैं बड़े ही एक सारी चीज़ों का ध्यान रख के ही बोलता हूँ। तो उनका वहाँ पे यहाँ पे खुलासा नहीं करूँगा, लेकिन बहुत सारी जगह पे हमें भी मायूसी मिली, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन होती है। ऐसा नहीं कि कोई हमें व्यक्तिगत कार्य होता है, लोग मुसीबत में हैं, परेशानियों में हैं और हमें फ़ोन करना पड़ता है। हमें कोई वो शौक़ नहीं होता है कि हम फ़ोन करें, हम इसके दरवाजे पे जाएं। तो बड़ा अजीब रवैया कुछ ऑफिसर्स का लगा और बहुत मायूसी हुई कि जिस भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सारा दल लगा हुआ है और हमारा कैप्टन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं और काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हुए, और लेकिन ऐसे ऑफिसर्स को देखते हुए कहीं न कहीं वो एक बॉटलनेक्स हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत मायूसी हमें उठानी पड़ी। समय आएगा तो चीज़ों को ठीक करेंगे, ज़रूर करेंगे। जैसे आपने कहा समय आएगा चीज़ों को ठीक करेंगे, सुनील जी आप थोड़ा सा ये भी कि डोमिसाइल को लेकर हमारे जो किश्तवाड़, डोडा, क्या जितने बैकवर्ड एरियाज़ है वहाँ के लोग परेशान हैं। वो ये कह रहे हैं जी कि पीआरसी ऑलरेडी हमारे पास है, वो बड़ी मुश्किल से हमने बनवाई है, बड़े चक्कर हमने तहसील ऑफिस के लगाए हैं, तहसीलदारों के पीछे भागे हैं, फिर जाके वो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट हमें मिला है। अब सरकार हमें कह रही है कि इसको लाओ, इसको क्या कहते हैं, आप दोबारा तहसील ऑफिस में डिपॉजिट कराओ एक एप्लीकेशन के साथ, तो आपको डोमिसाइल देंगे। लोग ये परेशान हैं कि पीआरसी बनने में इतना वक्त लग गया, तो 15 दिन के अंदर अंदर हमें डोमिसाइल मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है? तो आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपको नहीं लगता कि ये आप नेताओं को कितना भी कमज़ोर कहें, लेकिन बड़े फैसले जब लेने होते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि नेता थोड़ा बोल्ड होता है? हाशमी साहब, ये एक बहुत अच्छी कहावत है कि जब नया घर बनाना होता है तो बहुत आसान होता है बनाना, लेकिन पुराने को उखाड़ के नया बनाना वो थोड़ा सा कठिन होता है, मुश्किल होता है, इसमें कोई शक नहीं। जो जम्मू कश्मीर को यदि हम एक घर मानते हैं तो इसमें बहुत सारी दरारें आ चुकी थी, बहुत सारी परेशानियां आ चुकी थी। तो इसको आदरणीय मोदी जी ने एक उपचार के माध्यम, जिसे कहेंगे ट्रीटमेंट, पूरा उखाड़ के एक नया, जिसे हम रीऑर्गेनाइज कहते हैं, नए सिरे से बनाया। तो ये तकलीफ तो हमें होगी, इसमें कोई शक नहीं, वो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। जहां तक डोडा किश्तवाड़ की हम बात करें, यदि हम इस 370 को दिमाग में ही बिठा के रखते हैं तो आप देखिए अलगाववाद इस 370 की जड़ है, इस 370 की बेस है। उस अलगाववाद पर आप उसी जिले से हैं, पुराना जिला हमारा एक ही था, आज अलग अलग जिले हैं। आप देखिए आपके सामने कितनी लाशें गुजरी होंगी, कितना मतलब खून बहा होगा उस 370 को बेस मानते हुए। तो क्या तहसीलदार के ऑफिस में 1 घंटा बिताना हमें आज इतना कठिन लग रहा है, जब हम उस एरिया से ही हमें खदेड़ने के लिए मतलब दिन रात एक करके 370 को बेस मानते हुए, उस घर की हम वो उन दीवारों को जब हम जिक्र करते हैं उनको मानते हुए हमें वहाँ से निकालने का प्रयास किया जा रहा था। ये नहीं पता था कि रात को हम सोए हैं, सुबह जिंदा उठेंगे या नहीं। इस प्रकार के जो खतरे थे, इस प्रकार की जो थ्रेट्स थी, इस प्रकार का एक सेपरेटिज्म था, जो सारी चीज़ें बीमारियाँ थी, इन बीमारियों को ख़त्म किया गया। अब उपचार हुआ है, कहीं पर थोड़ी बहुत तकलीफ भी अगर उठानी पड़े तो ये बहुत कोई, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी परेशानी। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग
यहाँ मैं 2-4 दिन पहले यहाँ गुजरा, शराब की दुकानें जब खुली तो 2.5 किलोमीटर लाइनें लगी थी। वो 2.5 किलोमीटर जो पीछे खड़ा है उसको 6 घंटे के बाद वहाँ पे समय मिलेगा। तो जब हम कंपेयर करते हैं एक अच्छी चीज़ों के लिए, वो तो शराब के लेने के लिए इतनी लाइनें, तो यहाँ पे तो कोई ऐसा है नहीं। जबकि एक उन्होंने एक मैकेनिज्म भी निकाला है कि भाई 7 दिन के अंदर जो ऑफिसर डोमिसाइल या जो डॉक्यूमेंट तैयार नहीं करता है तो उसे 50,000 का वो फाइन होगा। तो ऐसा कुछ नहीं, ये कुछ लोगों का एक प्रोपेगेंडा है जो परेशान हुए हैं उस उपचार से, उस ट्रीटमेंट से, 370 के हटने से। उन्होंने ये प्रोपेगेंडा खड़ा किया है। और हाशमी साहब, मैं किश्तवाड़ में रहता हूँ, मैं डोडा में भी कनेक्टेड हूँ, रामबन में भी, कहीं पे भी डोमिसाइल को लेके अक्रॉस द रिलीजियस लाइन, ऐसा नहीं मैं सिर्फ हिंदुओं की बात करूँगा, मुस्लिम्स भी, बहुत सारे मुस्लिम्स लोग भी हमारे साथ मिलते हैं, कहीं पे भी डोमिसाइल का कोई विवाद नहीं है। सब लोग खुश हैं और जिस प्रकार से फैसले हुए हैं इन फैसलों का स्वागत कर रहे हैं। कुछ लोग पाकिस्तान प्रायोजित प्रोग्राम चला रहे हैं। ये चीज़ें पाकिस्तान में उत्पन्न होती है, यहाँ नहीं होती है, ये वहाँ से दी जाती है, ये प्रोग्राम वहाँ से दिया जाता है। सारी चीज़ें वहाँ पे एक पूरा वार रूम उनका तैयार होता है कि अब कौन सा प्रोपेगेंडा वहाँ पे छेड़े। तो कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, किस विचारधारा से हैं, कौन सी आइडियोलॉजी से हैं, क्या वो उनका वो लक्ष्य है, वो कुछ नहीं, सिर्फ इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को समर्थन करते हैं। दूसरा उनका कोई काम नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि डोमिसाइल को लेके कोई बहुत बड़ा विवाद होना चाहिए। बहुत लंबे समय के बाद पॉक रेफ्यूजीज़ को, वाल्मीकि समाज को, गोरखा समाज को यहाँ पे एक डोमिसाइल मिला हुआ है। हम भी यहाँ के रहने वाले, और वैसे भी केंद्र को थोड़ा कुछ यदि कोई लगा कि कोई फ्लॉ है तो उन्होंने रातों रात उसको भी चेंज किया। बिल्कुल। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पीआरसी को ही अगर वो डोमिसाइल कर देते उसमें क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी? अगर पीआरसी एक डॉक्यूमेंट है, आप एक ऑर्डर में लिख देते कि जिनके पास एग्जिस्टिंग पीआरसी है उन्हें डोमिसाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसमें हाशमी साहब कहूँगा, मैं एमओएस रेवेन्यू भी रहा हूँ। मैंने एज एमओएस रेवेन्यू एक ड्राइव चलाया था कि किसी को भी बच्चे को पीआरसी बनाने के लिए किसी उसके पेरेंट्स को ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। मैं डोर स्टेप पे स्कूलों में पीआरसी बंटवाता था। बट उसमें भी वहाँ के जो कश्मीर के सेपरेटिस्ट लीडर हैं उन्होंने पुतले जलाना शुरू किए। उन्होंने कहा कि भाई ये कोई चाल है बाहर के लोगों को बसाने की। एक बात मैं ये कहूँगा, एज एमओएस रेवेन्यू मुझे एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है। पीआरसी बहुत ज़्यादा फेक भी बने हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, क्योंकि बहुत लंबे समय से बन रहे हैं। फाइल्स आप कहाँ ढूंढोगे, कोई तहसील का ऑफिस का कहीं रिकॉर्ड ही नहीं। कईयों को कहा जाता है 51 की ले आइए वोटर लिस्ट, और कईयों को 51 की वोटर लिस्ट के बगैर ही मिल जाता है। बिल्कुल। तो आज एक ऑनलाइन सिस्टम है, आज जो भी बनेगा उसका रिकॉर्ड रहेगा। पीआरसीज, मैं कहता हूं कि बहुत सारी ऐसे पीआरसीज पहले बने हैं जो पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेशियों के हैं, तो उनको कैसे डोमिसाइल हम माने? एक नया बनना चाहिए सिस्टम। जम्मू कश्मीर का जो है, जो बनेगा आगे भी, जो 10 साल के बाद बनेगा, जो भी एक टाइम पीरियड रखा है, वो फ्रेश हो, ऑनलाइन हो, कोई भी कहीं पे भी बटन दबा के वो अपनी डोमिसाइल निकाले, इस प्रकार का एक सिस्टम बने। वरना जिसने 53 में या जिसने 71 में या 74 में अपना डॉक्यूमेंट बनाया होगा उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इसलिए इसको पूरे मकान को नया बना के नया प्लस्तर करना, नया पेंट करना, इसमें हमें पूरे केंद्र की मदद भी करनी चाहिए। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, अगर आपको एडवाइजरी काउंसिल का बनाई जाती है और आपको उसका मेंबर बनाया जाता है तो क्या आप मतलब उसका मेंबर बनना चाहेंगे? और क्या, जैसे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी का नाम आ रहा है कि जी वो एडवाइजरी काउंसिल को लीड करेंगे, या जम्मू से कुछ नाम आ रहे हैं, तो जानना चाहूँगा कि क्या मत है बीजेपी में एडवाइजरी काउंसिल को लेकर कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता भी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी हैं, एडवाइजरी काउंसिल जो बने, आपका अपना मत क्या है कि उस सभी पार्टियों का समूह होना चाहिए या कुछ 1-2 पार्टियों के लोग उसमें होने चाहिए? सबसे पहले एक बात मैं कहूँगा, क्योंकि मैं एक पार्टी से वाबस्तगी रखता हूँ और मैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ, स्टेट का बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, इसलिए मैं अपना कोई व्यक्तिगत मत नहीं रख सकता। यदि होगा भी तो उसे मैं अंदर ही रख सकता हूं, क्योंकि मैं एक विचारधारा से जुड़ा हूं, मैं एक पार्टी के एक दायित्व पे हूं, पद पे हूं। इसलिए एक पार्टी का जो टीम का निर्णय होगा वही निर्णय मुझे मानना पड़ेगा। इसलिए जुनैद साहब, व्यक्तिगत जो भी मेरा फैसला होगा या व्यक्तिगत जो भी मेरी तमन्ना होगी उसको दरकिनार करते हुए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की बात है, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर
अभी तक ऐसी कोई बात एडवाइजरी काउंसिल की अभी तक नहीं हुई, न कोई चर्चा हुई, न इस पे ध्यान दिया, न ही कभी इसका जिक्र कभी हुआ। तो इसलिए दो चीज़ें व्यक्तिगत पार्टी के तौर पे मैं कहूँगा कि ये दरकिनार ही है। यदि आप मेरे रोल के बारे में पूछते हैं तो देखिए, हम अपने आप को एक समर्पित कार्यकर्ता मानते हैं। तो समर्पित कार्यकर्ता के लिए पार्टी का, विचारधारा का, संगठन का आदेश अंतिम सत्य, लास्ट ट्रुथ होता है। तो जिस भी बंकर में हमें खड़ा किया जाएगा, ये आपको यकीन दिलाते हैं कि वहाँ से उस प्रकार, उस नज़रिए से नहीं कहता हूँ, जिस बंकर में खड़ा किया जाएगा सेवा के नज़रिए से किसी भी दुश्मन की एंट्री नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब है, चाहे भ्रष्टाचार को लेके, चाहे बेईमानी को लेके, चाहे चरित्र को लेके, मैंने इनको बहुत बड़ी तरजीह दी है, ईमानदारी को, करैक्टर को, इन चीज़ों को, इनको हथियार मानते हुए हमने सेवा करनी है। और जो भी रोल कभी भी मिलेगा उस रोल में बखूबी हम निभाएंगे भी और निभाते रहेंगे। जैसा कि हम पहाड़ी लोग बड़े कमिटेड होते हैं, आप भी पहाड़ी, मैं भी पहाड़ी, बेशक हमें दर्जा जम्मू कश्मीर में पहाड़ी नहीं है, वो तो केवल कुछ लोगों ने लिया है, लेकिन पहाड़ी लोग बड़े कमिटेड होते हैं। हमें ज़्यादा उस प्रकार की राजनीति और शो में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। तो जो भी रोल दिया जाएगा, जब भी दिया जाएगा, बड़ी ईमानदारी से पार्टी का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, स्टेट जनरल सेक्रेटरी। आपने सुनील शर्मा की बात साफ तौर पे सुनी। एक ऐसे इलाके से आते हैं जिस इलाके में बाड़वन, गांधार और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो आज भी बहुत बैकवर्ड हैं। हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों के कारण कुछ एक बदलाव वहाँ आने लगा है। सड़क अब बनने लगी है, टनल बहुत सारे बनने वाले हैं। 5 साल का समय था, उस 5 साल के समय में क्या कुछ इन्होंने किया वो सब कुछ आपने सुन लिया। और एडवाइजरी काउंसिल के ऊपर साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जो कुछ भी दायित्व पार्टी देगी उसका ठीक तरीके से निर्वाह करने की पूरी कोशिश करेंगे। दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी और हस्ती के साथ। आदाब।